नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 87 है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं एक एक करके उसके सॉल्यूशंस। अपने इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि जो लिग्नाइट जो आपका कोयला है ना, आपको पता है कोयले के रूप में, अगर अपन पहले तो कोयला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवेली में है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वो नेवेली खुद कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो मैं आपको इसका पहले तो उत्तर ग्रुप में अगर आपसे बात करूं तो नेवेली एक्चुअल में आपके तमिलनाडु में है। कहां पर है नेवेली? नेवेली आपके तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अब सुनो क्या कहानी है। एक्चुअल में अगर आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, जो अगर अपन कोयले के प्रकार देखें, किसके प्रकार देखें? कोयले के अगर अपन प्रकार देखते हैं तो सबसे जो घटिया कोयला होता है, आप जानते हो वो कोयला होता है कौन सा? पीट कोयला। कौन सा कोयला होता है? वो होता है पीट। घटिया कोयले का मतलब होता है कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी कोयला उतना ही बेकार होगा। तो इसमें लगभग कार्बन की मात्रा आपकी होती है, कितनी होती है? 25 से 30% के आसपास। उससे ज़्यादा वो कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग अगर बोले तो 40 से 45% के आसपास या 50% के आसपास, उस कोयले को बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला? इसको बोलते हैं आपका लिग्नाइट कोयला। ठीक है, उससे जो अच्छा कोयला होता है उसमें लगभग 60-65% आपका कार्बन होता है, इसको बोलते हैं बिटुमिनस कोयला। और ज़्यादातर उद्योगों में ये बिटुमिनस कोयला ही यूज किया जाता है। कौन सा कोयला होता है? बिटुमिनस कोयला होता है आपका। और सबसे जो अच्छा कोयला माना जाता है दोस्तों, वो आपका होता है कौन सा? वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा कोयला होता है? वो आपका कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70 से 75% या 80% तक भी हो जाती है आपकी। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है दोस्तों? पीट। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि नेवेली करके एक जगह है। कौन सी जगह दोस्तों? नेवेली। नेवेली किस चीज के दोस्तों नेवेली में भंडार पाए जाते हैं? तो लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और ये नेवेली है कहां पर? तो तमिलनाडु में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर ओवरऑल कोयला पूछे, उसमें कोई भी अगर आपसे ये ना पूछे कि एंथ्रेसाइट या पीट या लिग्नाइट या बिटुमिनस, सिर्फ आपसे इतना पूछे कि भारत में है ना, अगर पूछे कोयले का उत्पादन, कोयले के चाहे उत्पादन पूछो और चाहे भंडार पूछो, दोनों ही कैटेगरी में अगर आपसे पूछे फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य से होता है दोस्तों? तो होता है झारखंड से। कहां से होता है? झारखंड से। यस, फर्स्ट नंबर पे आप याद रखना क्या है? झारखंड है। जबकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कहां से होता है दोस्तों? वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है कहां से दोस्तों? चीन से होता है। कहां से होता है? चीन से। और भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां से होता है? झारखंड से। ये सिर्फ कोयला, उसमें उसका कोई भी टाइप देकर ना पूछे। लेकिन अगर चला के बंदा पूछ ले, क्या? अगर बंदा चला के पूछ ले कि जो लिग्नाइट कोयला है, कौन सा कोयला दोस्तों? अगर बंदा चला के पूछ ले कि जो लिग्नाइट कोयला है आपका, जो लिग्नाइट कोल है ना, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है, इसका अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से होता है, तो फिर फर्स्ट नंबर पे दोस्तों तमिलनाडु आ जाएगा। बिल्कुल, जो अभी अपन ने पढ़ा ना नेवेली, यहां पर लिग्नाइट कोयले के भंडार है और भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार यही आपके तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं। तो अगर बंदा चला के अगर आपसे पूछे कि लिग्नाइट कोयले के है ना सबसे ज्यादा भंडार कहां मिलेंगे, तो दोस्तों कर देना आपके तमिलनाडु। और कोई भी ऐसे प्रकार ना देकर ओवरऑल सिर्फ पूछे कि कोयले के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से होता है, तो उत्तर क्या करोगे? झारखंड। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। हमसे बस इतना पूछा था कि जो लिग्नाइट कोयले के भंडार है नेवेली में, वो नेवेली एक्चुअल में है किस राज्य के अंदर? तो वो नेवेली आपके कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। बाबर ने दोस्तों दिल्ली पर शासन किया, कब तक शासन किया दोस्तों? बाबर ने दिल्ली पर शासन किया कब तक? तो बाबर तो हम जानते ही हैं, भारत के अंदर आया कब बाबर? 1526 में। बाबर अगर आपसे पूछा जाए भारत आया कब दोस्तों? 1526 में। और 30 में उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है 1526 से 30 तक उसका शासन रहा, तो 1530 तक। और आया कौन से युद्ध से भारत में उसने एंट्री की प्रॉपर? तो 1526 के अंदर दोस्तों जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई? जो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई थी, है ना, जिसके अंदर उसने हराया था, किसको हराया था बताओ? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद उसने भारत में कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यह है आपका बाबर। तो बाबर कब तक भारत में शासन करता? 1530 तक। उसके बाद फिर आपको पता है आ जाता है, कौन आ जाता है? उसका बेटा हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं भूमि उद्धार, या फिर बोलते हैं लैंड रिक्लेमेशन।
क्या होता है रिक्लेमेशन दोस्तों, रिक्लेम करना। रिक्लेम क्या करना, कैसे करना दोस्तों? जनरली क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहां पर तालाब या झील वगैरह हो या समुद्र का तट वगैरह हो, तो वहां पर दोस्तों है ना, वहां पर अगर ठीक ठाक ज्यादा पानी ना हो, ठीक ठाक पानी हो, तो उस पानी को हटा के और जो नीचे जो जमीन का तल है उस पर मिट्टी वगैरह डाल के उसके तल को ऊपर उठा देना, और फिर दोस्तों इस जमीन पर चाहे खेती करो, चाहे मकान बनाओ, कुछ भी करो। तो इस तरीके से दोस्तों जो भूमि का पुनरुद्धार किया जाता है, ये एक इस तरीके से इससे या इस मेथड से भी भूमि का संरक्षण किया जा सकता है, और इस मेथड को बोलते हैं लैंड रिक्लेम करना, वापस लैंड को रिक्लेमेशन करना या फिर भूमि का उद्धार करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से किस भारतीय राज्य में दोस्तों वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है? मैंने अभी कुछ या 2 या 3 मॉक टेस्ट पहले ही आपको दोस्तों ये क्वेश्चन कराया था, वांगला या वंगाला बोलो या वांगला बोलते हैं जनरली इसको, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वांगला फेस्टिवल है, जिसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं या वांगला महोत्सव भी कहते हैं, ये किस राज्य का है दोस्तों? ये आपके मेघालय का है। वांगला महोत्सव कहाँ का है या 100 ड्रम फेस्टिवल कहाँ का है दोस्तों? ये आपके मेघालय का। अगला है दोस्तों, समुद्र तक पहुंचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह का डैश निर्माण करते हैं। कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, मैं जनरली आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक्चुअल में कि जरा देखना है ना, अगर जैसे मैं आपसे बात करता हूं, ये जैसे समुद्र है, ये क्या जैसे दोस्तों, ये जैसे समुद्र है, अब ठीक है परफेक्ट है, ये समुद्र है, और यहां जैसे कोई एक नदी आई, यहां जैसे कोई एक क्या है दोस्तों, नदी आई, और ये क्या बताओ आपका, ये क्या है आपका, ये जैसे समुद्र है, ये क्या है आपका समुद्र, यहां से कोई नदी आई, अब ये जैसे नदी आई दोस्तों, है ना, ये क्या है, ये बताओ आपकी, ये कोई नदी आई है। ठीक है, अब नदी क्या होगा दोस्तों, ये जो आपकी नदी आई है, ये जो आपकी नदी आई है, ये नदी क्या करेगी दोस्तों, ये नदी जैसे समुद्र में मिलने जाएगी। तो जनरली क्या होता है, कई बार ये नदियां जब समुद्र के अंदर मिलती है, कई बार जब ये नदियां समुद्र के अंदर मिलती है, तो कुछ ऐसे छोटी छोटी धाराओं के अंदर क्या होती है दोस्तों, बट जाती है समुद्र में मिलने से पहले। समुद्र में जब नदी जाके मिलती है, तो जहां पर नदी मिलती है उसको बोलते हैं नदी का मुहाना, माउथ ऑफ रिवर, जहां पर नदियां मिल रही है। तो नदी कई बार क्या होता है, जनरली कुछ धाराओं में बढ़ जाती है, इन धाराओं को बोलते हैं वितरिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वितरिकाएं। और इन धाराओं के बीच में दोस्तों, इन धाराओं को, ये नदी का पानी कुछ इस तरह से इधर बह के गया, ये कुछ इस तरह गया, कुछ इस तरह गया, बीच में दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर एरिया जो बन जाता है आपका, ठीक है, ये जो जमीन बच जाती है, ये बड़ी उपजाऊ जमीन होती है क्योंकि चारों तरफ नदी का पानी है। ठीक है, ये जो जमीन आपकी ट्रायंगुलर दोस्तों जो जमीन बचती है, ये वाली बीच में, ठीक है, यहां पर जो जमीन होती है, इस जमीन में जो रेत होती है, कहां की होती है, तो ये रेत दोस्तों जनरली जो नदी द्वारा है ना अपने साथ जो रेत कंकड़ मिट्टी लाया जाता है, उन्हीं को दोस्तों छोटे छोटे रेत को यहां बिछाया जाता है, और इस तरह की जो चीजें बनती है दोस्तों, इसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा। बोलो क्या बोलते हैं, ये जो ट्रायंगुलर जमीन जो बनी है दोस्तों, इसी को ज्योग्राफी की दुनिया में क्या बोला जाता है, डेल्टा। तो डेल्टा जनरली क्या होते हैं, कुछ नदियां समुद्र में मिलने से पहले ऐसे डेल्टा ही प्रदेश का निर्माण करती है, जो कि बड़े ही क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। तो बस यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो जनरली वो जो यहाँ पर बनते हैं वो क्या बनते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके डेल्टा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो आपके डेल्टा कहलाते हैं। और अगर कभी पूछा जाए ये डेल्टा शब्द किसने दिया था दोस्तों, डेल्टा शब्द हेरोडोटस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, डेल्टा शब्द हेरोडोटस ने दिया था। ये हेरोडोटस वही है दोस्तों जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। हिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं दोस्तों, हिस्ट्री का इतिहास का पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को। और हेरोडोटस ने ही दोस्तों ये डेल्टा शब्द दिया था जिसको अपन डेल्टा कहते हैं। क्लियर है, ज्योग्राफी नहीं, फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर पूछे तो कौन है, अगर आपसे कभी फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछे, याद रखना भूगोल का अगर आपसे पिता पूछे तो वो तो कौन है दोस्तों, वो है हिकैटियस। कौन है, वो है हिकैटियस। और अगर हिकैटियस ऑप्शन में ना हो, ठीक है, अगर देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अगर भूगोल की बात करें, किसकी बात करें, भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, अगर पूछे भूगोल का जनक किसको कहते हैं, भूगोल का जनक बोले तो फादर किसको कहते हैं, ठीक है। और एक अगर पूछा जाए भूगोल शब्द किसने दिया है, ये जो ज्योग्राफी है ये शब्द किसने दिया, ये वर्ड किसने दिया, ये टर्म किसने दिया ज्योग्राफी, दोनों का अलग अलग उत्तर आता है दोस्तों। इतिहास का जनक तो कहते हैं, फादर तो कहते हैं हिकैटियस को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, किसको कहते हैं, हिकैटियस को। जबकि अगर आपसे पूछा जाए भूगोल का जनक किसको कहते हैं दोस्तों, भूगोल का पिता किसको कहते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, आपका भूगोल शब्द किसने दिया है, तो भूगोल शब्द दोस्तों दिया है ये एरेटोस्थनीज ने। किसने दिया है, एरेटोस्थनीज ने, ठीक है। एरेटोस्थनीज की एक बुक आई थी जिसका नाम था जियोग्राफिया, और इसी जियोग्राफिया वर्ड से बना आपका कौन सा, ज्योग्राफी। फिर कह रहा हूं
भूगोल का जनक पिता किसको कहते हैं? हिकैटियस को, जबकि भूगोल शब्द किसने दिया? एराटोस्थनीज ने। लेकिन कई बार ऐसा होता है भूगोल का जनक कौन है और ऑप्शन में नहीं दिया होता हिकैटियस, तो फिर आप भूगोल का जनक भी कर दोगे, कौन कर दोगे? एराटोस्थनीज ने। बट अगर ऑप्शन में हो फादर हिकैटियस तो फिर हिकैटियस को पहली प्रायोरिटी देनी। और बाकी अगर वर्ड पूछे ये शब्द किसने दिया है तो फिर कहने की इसमें कोई डाउट ही बात ही नहीं है, ये शब्द दिया दोस्तों किसने? एराटोस्थनीज ने दिया। क्लियर है? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हिकैटियस। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है, जो 44th आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है? 1978 में। इस संविधान संशोधन के तहत वो कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको दोस्तों मूल अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया गया था? तो वो आपका दोस्तों जो मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1978 से हटा दिया गया और मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको कहां शिफ्ट कर दिया दोस्तों? इसको शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 300A में। कहां शिफ्ट कर दिया अब इसको कर दिया आर्टिकल 300A में। ऐसा नहीं कि संविधान से हटा दिया संपत्ति के अधिकार को संविधान में तो है राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब क्या है दोस्तों? तो अब केवल संपत्ति का अधिकार एक नॉर्मल राइट है या एक ओनली बस अब एक लीगल राइट रह गया है। आज की तारीख में संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो ये केवल लीगल राइट है या एक ओनली विधिक अधिकार है, बस और कुछ नहीं, मौलिक अधिकार नहीं। अब ये केवल एक विधिक अधिकार है बस। और ये वर्तमान में कहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 300A में। पहले कहां था आपका? तो पहले ये आर्टिकल 19 में और 31A में था। ठीक है, अब नेक्स्ट 31 में था ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अधिकांश दोस्तों जो क्लोरोफाइसी है उसमें एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं। क्लोरोफाइसी क्या दोस्तों? एक तरह की शैवाल होती है। क्लोरोफाइसी क्या? एक तरह की फाइको वर्ड एक्चुअल में शैवालों के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जो होते हैं, जो शैवाल होते हैं, उसमें अधिकांश दोस्तों है ना स्टोरेज होते हैं, है ना। और वो भी कहाँ होते हैं? शैवाल में भी, उसके क्लोरोप्लास्ट में। उसको कहते हैं क्या दोस्तों? उन स्टोरेज फॉर्म्स को दोस्तों कहते हैं पायरोनॉइड्स। क्या कहते हैं दोस्तों? पायरोनॉइड्स। क्या कहते हैं उनको कहते हैं पायरोनॉइड्स। मैं क्या कह रहा हूं? अधिकांश क्लोरोफाइसी टाइप की जो शैवाल होती है उसके क्लोरोप्लास्ट में आपको जिस चीज को स्टोरेज के रूप में मिलते हैं, कौन मिलते हैं दोस्तों? तो वो मिलते हैं अपने को पायरोनॉइड्स। कौन मिलते हैं? पायरोनॉइड्स मिलते हैं। अगला, किस विधेयक में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है ना? किस बिल में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी दोस्तों ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? कहने का मतलब क्या होता था? पहले अंग्रेजों के टाइम पता क्या होता था? पहले अंग्रेजों के टाइम देखो, इधर देखो, समझने की कोशिश करो। ये जैसे एक भारतीय है ना, एक इंडियन पुरुष है, ठीक है, ये एक इंडियन पुरुष है, ये भी एक इंडियन पुरुष है, ठीक है, ये एक अंग्रेज है। ये क्या है दोस्तों? एक अंग्रेज है ना। इंग्लिश, भारत में पहले अंग्रेज भी रहते थे। ये एक अंग्रेज है, ये एक अंग्रेज है। अब देखो, समझना, कोई इंडियन व्यक्ति और उसने अगर क्राइम कर दिया तो इसका मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो मुकदमा किसके सामने चलता है? जज के सामने। ये जज कौन हो सकता है? तो दोस्तों ये जज एक इंडियन भी हो सकता है और कौन हो सकता है बताओ? अंग्रेज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन पहले व्यवस्था क्या थी? 1883 से पहले, 1883 से पहले क्या व्यवस्था थी? अगर किसी भाई क्राइम तो कोई अंग्रेज व्यक्ति भी इंडिया में कर सकता है। अगर किसी अंग्रेज व्यक्ति पर मुकदमा चलेगा तो पहले फिक्स था इस मुकदमे की सुनवाई जो जज करेगा वो कभी इंडियन नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अंग्रेज होना चाहिए। यह व्यवस्था थी। लेकिन 1883 में उस वक्त भारत के वॉयसराय थे दोस्तों, जिन्होंने भारत में बहुत अच्छे काम किए। उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों एक कानून बनाया, एक बिल लेके आए और उस बिल में क्या कहा गया कि आज के बाद अगर किसी अंग्रेज व्यक्ति पर मुकदमा चलेगा तो उसकी सुनवाई जरूर नहीं कि अंग्रेज जज ही करेगा, वो एक इंडियन जज भी कर सकता है। अब अंग्रेजों को लगेगा नहीं तुम्हारी तौहीन है, हम अंग्रेज जाके किसी इंडियन के सामने खड़े होंगे क्रिमिनल के रूप में, चाहे पहले क्राइम किया ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसके सामने जाके खड़े होंगे तो फिर अंग्रेजों की तौहीन हो जाएगी। तो इस बिल का अंग्रेजों ने विवाद किया, जो कि उनके वायसराय लॉर्ड रिपन ही लाया था। लॉर्ड रिपन भारतीयों के लिए तो कई काम अच्छे करके गया था, लेकिन अंग्रेजों का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो बिल आया था दोस्तों 1883 में, उसी बिल का नाम है दोस्तों इल्बर्ट बिल। और ये विवाद बन गया, इसलिए इतिहास में इसको पढ़ाया जाता है इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से। तो इल्बर्ट बिल कब आया दोस्तों? 1883 में। किसके टाइम आया था दोस्तों? तो ये वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, उनके टाइम आया था। क्या था वो मैंने आपको समझा दिया कि इल्बर्ट बिल एक्चुअल में क्या था। डन है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा शहर है दोस्तों जो 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो वो था दोस्तों आपका मुर्शिदाबाद। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1704 से लेकर 1772 तक बंगाल की जो दोस्तों राजधानी था उसका नाम था मुर्शिदाबाद।
ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के बाद दोस्तों बंगाल का जो नवाब बना था, जिसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। और उसी मुर्शीद कुली खान ने शहर बसाया था मुर्शिदाबाद, और उसने बंगाल की स्वतंत्र स्टेट के रूप में राजधानी बना दिया मुर्शिदाबाद को। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज 1772 में जब अंग्रेजों का बंगाल में कब्जा हो जाता है, तो उस वक्त उनका बंगाल का जो गवर्नर था, जो 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, उसका नाम था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 के अंदर बोलता है कि नहीं, आज के बाद बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद नहीं रहेगी, आज के बाद बंगाल की कैपिटल कलकत्ता बन जाएगी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की कैपिटल को क्या कर दिया दोस्तों? बंगाल की राजधानी को क्या कर दिया? चेंज। कहां से चेंज कर दिया दोस्तों? इसने बोला कि अब बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद नहीं रहेगी, अब बंगाल की कैपिटल चेंज होकर क्या बन जाएगी? कलकत्ता। ठीक है, बंगाल की कैपिटल अब क्या बन जाएगी दोस्तों? कलकत्ता। ठीक है, तो हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी, तो 1704 में तो बंगाल की राजधानी कौन था? मुर्शिदाबाद। लेकिन अगर ये पूछे कि अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके बंगाल की कैपिटल किसको बनाया, तो फिर उत्तर आएगा कलकत्ता। कब बनाया? 1772 में। किसने बनाया? उस वक्त बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, आयरन, आयोडीन, जिंक, ये अगर सब आपसे पूछा जाए, बताओ ये क्या है ना, ये कौन से आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूं होता क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्या कहानी नहीं है। देखो, जब भी हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, जब भी हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जब भी हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो हम पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होता है मैक्रो, एक होता है दोस्तों माइक्रो। इतनी इंग्लिश तो आपको भी आती होगी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, या छोटे स्तर पर बोले तो व्यष्टि, मतलब वो पोषक तत्व जो हम दिन में मिलीग्राम्स में खाते हैं, बहुत कम मात्रा में खाते हैं, वो तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन आते हैं दोस्तों? जो हम ग्राम्स में खाते हैं दिन में, है ना, अच्छी मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में दिन में हम खाते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं समष्टि तत्व, है ना, समष्टि तत्व। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो हम दिन में ज़्यादातर हमारे शरीर में क्या ज़्यादा मात्रा में क्या जाता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट जाता है, शुगर जितनी भी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट एक समष्टि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपका नेक्स्ट बोले तो प्रोटीन भी शरीर में अच्छी खासी मात्रा में दिन में जाता है। वसा, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं? फैट, ठीक है, या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिपिड्स। ये सब दोस्तों शरीर में अच्छी खासी मात्रा में दिन में जाते हैं। ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका आता है कौन? विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन जितने भी है, मिनरल्स जितने, मिनरल्स मतलब जितने भी आपके खनिज तत्व हैं। खनिज तत्व बोले तो दोस्तों जितने भी आपका आयोडीन, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये शरीर में जो भी है, ये सब क्या है? मिनरल्स है। तो लेकिन ये भी तो शरीर में कोई ऐसा थोड़ी कि ग्राम्स में देते हैं, बहुत मिलीग्राम्स के अंदर शरीर में जाते हैं। तो ये आपके क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब क्या है दोस्तों, वैसे तो खनिज जितने भी वो सब के सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, लेकिन अगर सिर्फ अच्छे से स्टडी करें मिनरल्स की, सिर्फ किसकी स्टडी करें दोस्तों? सिर्फ अगर अपन स्टडी करें मिनरल्स की, सिर्फ अगर अपन स्टडी करें खनिज तत्वों की, ठीक है, खनिज तत्वों की, तो इसको भी सुविधा के अकॉर्डिंग अध्ययन हेतु स्टडी के लिए क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी दो कैटेगरी है दोस्तों? तो एक तो होते हैं आपके वही सेम मेजर न्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं आपके माइनर न्यूट्रिएंट्स या फिर होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन है? मतलब इनमें भी अगर देखें तो बहुत कम मात्रा में शरीर में जो है, तो वो तो हैं आपके जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सब क्या है दोस्तों? आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सारे क्या हैं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों? तो ये सब के सब अगर आपसे पूछा जाए बताओ क्या है, तो ये सब के सब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बोलो क्या है सब के सब? ये सब के सब दोस्तों आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्लियर है? जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर अगर अपन बात करें, है ना, जो शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, आपका हो गया कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है, ये सब के सब, ठीक है, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं दोस्तों? आपके और भी बोल दो, जैसे क्लोराइड बोल दो, सल्फर बोल दो, ये सारे के सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। जबकि आयरन, आयोडीन, जिंक, या फिर अगर आप और बोल दो तो मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, कॉपर, ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है? माइनर न्यूट्रिएंट्स है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा था हमसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक,
निम्नलिखित में से क्या है? तो ये सब के सब क्या है? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जबकि अगर हमसे ये पूछता ना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये क्या है, तो आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बात आई समझ में? तो उत्तर आ जाएगा आपका, क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या दोस्तों? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? ओके डन। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन दोस्तों बांसुरी वादन के लिए क्या है? विख्यात है। बहुत बहुत इजी है क्वेश्चन आ गया। इससे जस्ट पिछले वाली एसटी के अंदर अपन ने देखा था दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने उसी वक्त बता दिया था। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों क्या बजाते हैं? बांसुरी। क्या बजाते हैं दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया आपके बजाते हैं, क्या बजाते हैं दोस्तों? वो बजाते हैं बांसुरी। जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी अपन ने क्लास में अच्छे से देखा था, ये क्या बजाते हैं दोस्तों? ये बजाते हैं संतूर। ये भजन सोपोरी याद आया? ये सब क्या बजाते हैं दोस्तों? संतूर। जबकि रविशंकर जी क्या बजाते हैं दोस्तों? ये बजाते हैं आपके सितार। और पंडित कुमार जो आपके गंधर्व है, ये क्या बजाते हैं आपके दोस्तों? तो ये जनरली आपका अगर अपन देखें तो तानपुरा वगैरह क्या बजाते हैं दोस्तों? तानपुरा वगैरह बजाते हैं। ये तंदूरी जैसा होता है तानपुरा, ये पंडित कुमार गंधर्व बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यय को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं जो कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए तैयार है, तो जितनी भी एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, जनरली 1 जुलाई से 30 जून के बीच में जितनी भी वस्तुएं फाइनल गुड्स, याद रखना, जो किसी भी उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार है, जितनी भी अंतिम वस्तुएं हैं या कोई भी सेवा है, उन सब के मूल्य को अगर आप जोड़ दोगे तो उससे जीडीपी निकाली जाती है। और इस मेथड को बोलते हैं दोस्तों क्या? इस मेथड को बोलते हैं आपकी उत्पाद विधि, या फिर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, या फिर याद रखना इसी का एक और नाम है दोस्तों, इसी को मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक वर्ष में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उन सबके योग को जोड़ें तो जो जीडीपी निकल के आती है वो किस मेथड से आती है, उसको उसी का नाम है, क्या नाम? उत्पाद विधि। ऐसी का नाम है दोस्तों मूल्य वृद्धि विधि। जबकि अगर आय को जोड़कर निकालते तो फिर उसका नाम होता दोस्तों आय विधि या फिर इनकम मेथड। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों जो छोलिया नृत्य है, कौन सा दोस्तों? जो छोलिया नृत्य है, अगर पूछा छोलिया नृत्य का दोस्तों कहां का है, तो छोलिया नृत्य है दोस्तों उत्तराखंड का। उत्तराखंड में दोस्तों जो कुमायूं वाला बेल्ट है, कौन सा बेल्ट है दोस्तों? उत्तराखंड में भी जो दोस्तों आपका कौन सा बेल्ट है? कुमायूं बेल्ट है। ठीक है, उत्तराखंड में भी जो कुमायूं बेल्ट है, कुमायूं वाला इलाका है ना, उसमें दोस्तों ये छोलिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखो, इसमें से किस नदी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहते हैं? डाउट ही नहीं है दोस्तों, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं। जबकि कोसी दोस्तों किस राज्य का शोक है? बिहार। शोक मतलब उस नदी में कभी कभार पानी वगैरह ज्यादा आ जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में दोस्तों क्या आ जाती है? बाढ़, तो नुकसान पहुंचाएगी तो शोक का काम है। तो दोस्तों दामोदर नदी बंगाल का शोक है, जबकि कोसी नदी दोस्तों कहां का शोक है? बिहार का शोक है। अगला हमसे पूछा कि इसमें से सिरके का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, है ना? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? सिरके का इसमें रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का अगर आपसे पूछे रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो है आपका CH3COOH, है ना? जो केमिकल, जिसको जनरली अपन एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, है ना, CH3COOH। अगर पूछे सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। और अगर पूछा रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल बोले तो एसिटिक एसिड। डन? ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है, क्या चीज नहीं है। ठीक है, अगला यह है कि किसी मापने के उपकरण में 3 पैरों पर समर्थित एक धातु त्रिकोणीय फ्रेम होता है, जिसका उपयोग लेंस और घुमावदार दर्पण जैसे किसी वस्तु की वक्रता की त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है, जो आकार में गोलाकार होता है। वो क्या है? कुल मिला के क्या पूछना चाह रहा मैं आपको बताता हूं। कोई भी जैसे गोलाकार चीज है, ठीक है, तो अगर इसका जैसे कोई गोला है, इसकी अगर मुझे घुमावदार त्रिज्या निकालनी है, घुमावदार क्या निकालनी है? त्रिज्या, जिसको घुमावदार त्रिज्या को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो किसी भी घुमावदार सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं फेरोमीटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेरोमीटर। डन। अब कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर बोल दिया कि क्रिकेट गेम के अंदर कोई अगर एम्पायर है, वो अगर अंगुली ऐसे करता है, अपनी तर्जनी उंगली को ऐसे ऊपर उठाता है, उसका क्या मतलब होता है? दिखती सी बात है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। उसका मतलब होता है, क्या होता है? उसका मतलब है बल्लेबाज क्या हो चुका है? आउट।
अरे वाइट बॉल के अंदर हाथ ऐसे कर देगा, ठीक है, और डेड बॉल मतलब हाथ ऐसे करेगा, कोई बॉल नहीं है, ठीक है। और नो बॉल के अंदर आप जानते हो, बताओ, एक हाथ ऐसे कर देगा, तो बस दिखती सी बात है। अरे क्लियर है ना? तो ये एक छोटी सी बात थी जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो। अब इसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट अगला है कि मध्य पाषाण युग की जो अवधि है, ठीक है, जो आपका मीसोलिथिक पीरियड है, वो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कहां से कहां तक है। कौन सा? जो आपका मीसोलिथिक पीरियड है वो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कहां से कहां तक है, तो याद रखो। देखो, पहली बात तो पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पाषाण काल का मतलब है वो समय जब इंसान केवल पत्थरों का इस्तेमाल करना सीखा था, ठीक है। पाषाण काल, पाषाण काल जिसको अपन लिथिक एज भी बोलते हैं। कौन सी एज बोलते हैं दोस्तों? लिथिक, या फिर इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। कौन सी एज? लिथिक या फिर स्टोन एज। तो ये बहुत लंबा पीरियड है। क्या है? जो पाषाण काल है वो बहुत ही क्या है दोस्तों, आपका बहुत लंबा पीरियड है। कब से कब तक चलता है? तो दोस्तों जो पाषाण काल चलता है आपका, वो चलता है 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख बिफोर क्राइस्ट बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक ये पूरा का पूरा स्टोन एज है। इतने टाइम में इंसान ने केवल, इस टाइम में दोस्तों इंसान केवल और केवल किसका इस्तेमाल करता था? केवल और केवल पत्थर का इस्तेमाल करता था, ठीक है। आवश्य, ठीक है। अब इतने लंबे पीरियड को दोस्तों बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए क्या किया गया? 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन से 3 हिस्से हैं दोस्तों? अगर इन 3 हिस्सों की अगर अपन बात करें तो सबसे जो पुराना काल है उसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैलियोलिथिक। पैलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब वही पाषाण, स्टोन एज। तो पैलियो क्या हो जाएगा दोस्तों? पैलियोलिथिक एज। फिर इसके आगे वाले समय को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इंग्लिश में बोलते हैं मीजोलिथिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीजोलिथिक एज। और सबसे लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं दोस्तों नव पाषाण काल। क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं न्यूलिथिक एज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूलिथिक एज। आप बोल सकते, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें, जो आपका पुरा पाषाण काल वाला टाइम है, ये कब से कब तक है दोस्तों? तो ये है आपके 2 लाख बीसी, 2 लाख बीसी से लेकर दोस्तों ये आपका कब तक चलेगा? ये आपका लगभग चलता है आपके 10,000 बीसी तक। 2 लाख से लेकर कब तक दोस्तों? 10,000 बीसी तक। जबकि मध्य पाषाण काल चलता है लगभग, देखो इसमें कई राइटर्स ने अपने अलग अलग बताया इसको, लेकिन जो खास करके जो ऑथेंटिक बुक्स है वो जनरली यही डेटा प्रेफर करती है कि 10,000 बीसी से लेकर दोस्तों जो आपका लगभग 6,000 बीसी तक का जो टाइम है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व तक का जो आपका टाइम है, ये है जनरली आपका मध्य पाषाण काल। जबकि नव पाषाण काल की दोस्तों अगर अपन बात करें तो ये जनरली आपका चलता है, जनरली ये आपका चलता है 6,000 से लेकर दोस्तों कब तक? 1,000 बीसी तक, 1,000 बीसी तक। अब इसमें कई बुकों 10,000 से 7,000 बोलती, कई बुकें 10,000 से 4,000 बोलती, पर मोटा मोटी लगभग यही है, मोटा मोटी लगभग यही है। अब एक बात बताओ, मध्य पाषाण युग की अवधि बताओ कब से कब तक है? तो क्या 14,000 से 1,000? नहीं, मतलब ही नहीं है। 17,000 से 12,000? मतलब ही नहीं है। 12,000 से 10,000? नहीं, ये भी इतना खास नहीं है। 10,000 से 7,000 नजदीक पहुंच रहा मामला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमको दे रखा, उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? आपका डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे बेस्ट उत्तर बनता है। क्लियर है क्या? याद रखना। हो सकता है कई लोगों ने इसको 12,000 से 10,000 मान रखा, लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट उत्तर होगा इसका दोस्तों क्या है? 10,000 से दोस्तों क्या होगा? 7,000 तक। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी दिक्कत आई नहीं होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 73वां संविधान संशोधन है, कौन सा दोस्तों? आपका जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, उसके तहत क्या देखने को मिला अपने को? तो 73rd अमेंडमेंट द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमको पंचायती राज सिस्टम देखने को मिला है। 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर हुआ दोस्तों। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमें क्या देखने को मिला है? पंचायती राज सिस्टम। जो व्यवस्था लागू कब हुई दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई ये आपके 24 अप्रैल 1993 में। और इसीलिए हम हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं हर साल? 24 अप्रैल को हम हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। किसके रूप में? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि इससे जस्ट अगला जो दोस्तों 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो आपका 1992 के अंदर ही हुआ है, ठीक है।
वो उसका संबंध किससे? तो दोस्तों इसका संबंध है किससे? उसका संबंध है शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, जो आपके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं, इससे। तो दोस्तों इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था शहरी निकायों से, शहरी निकायों से, जो अर्बन आपकी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है उससे था। तो 73वें का संबंध तो पंचायती राज से, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह आते हैं। और 74वें संविधान 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध जो आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, शहरी निकाय है, उससे है। क्लियर है? डन है? ओके। नेक्स्ट अगला देखो। और दल बदल आपको पता ही होगा, दल बदल, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी अलग पार्टी से चुनाव लड़ता है और उसके बाद चुनाव होने के बाद किसी दूसरे दल को जाकर समर्थन देता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके लिए कानून आया था दल बदल अधिनियम, जिसको आपको अगर पता हो तो 10वीं अनुसूची के रूप में हमने जोड़ा है। शहरी निकाय आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां? 12। तो पंचायती राज को दोस्तों हमने जोड़ा कौन सी अनुसूची में? पंचायती राज को हमने जोड़ा दोस्तों 11th अनुसूची में, शहरी निकायों को जोड़ा 12वीं अनुसूची के रूप में। ठीक है। और दल बदल वाली जो व्यवस्था, एंटी डिफेक्शन लॉ वाली व्यवस्था है, इसको दोस्तों हमने जोड़ा कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। और इसको दल बदल अधिनियम को दोस्तों हमने कब जोड़ा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1985 में, 1985 के अंदर, 1985 के अंदर दोस्तों हमने इसको जोड़ा। किसको जोड़ा? 1985 के अंदर हमने जोड़ा है आपके किसको? दल बदल अधिनियम को। किसको? दल बदल अधिनियम को हमने जोड़ा है कब? तो आप बोलोगे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के अंदर। ठीक है, 1985 के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर 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 याद रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं क्या क्या। अच्छा, जीएसटी का ऑप्शन में, तो जीएसटी का अगर आपको ऑप्शन में देखना चाहो तो जीएसटी याद रखना, जीएसटी व्यवस्था लागू हुई है 101वें 101 है ना, 101 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, जो आपका 101वां संविधान क्या था दोस्तों? 101वां जो आपका संविधान संशोधन था, 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी। और जीएसटी एग्जैक्टली लागू कब हुआ है? तो वो हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को हर साल क्या मनाते हैं दोस्तों? जीएसटी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को हर साल हम क्या मनाते हैं? जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है 1948 के औद्योगिक नीति के संकल्प में इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? जिस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था। तो केंद्र सरकार का एकाधिकार था किन किन चीजों पर? क्या देखो, कहना क्या चाह रहा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा कि 1948 में जब भारत सरकार ने अपनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली औद्योगिक नीति जारी की, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिस पर बोला कि इस पर तो हक केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। मतलब इस चीज से रिलेटेड अगर उत्पादन करना होगा, कोई प्रोडक्शन करना होगा, कोई फैक्ट्री लगानी होगी तो केवल गवर्नमेंट लगाएगी, कोई प्राइवेट आदमी नहीं लगा सकता है। तो मोनोपोली किस किस चीज पर थी? तो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी काम होगा गवर्नमेंट ही केवल देखेगी। रेलवे से रिलेटेड उस समय कोई भी काम होगा तो केवल गवर्नमेंट ही देखेगी। हथियार और गोला बारूद से रिलेटेड कोई काम होगा तो ओनली गवर्नमेंट ही देखेगी। तो इन सब पर तो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, दिखने से ही पता चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्री जो आयरन और स्टील से रिलेटेड कोई होगी उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला आके काम कर सकता है। तो बिल्कुल उस वक्त तो प्राइवेट फैक्ट्री चल भी थी स्टील और इससे रिलेटेड, बनाने से रिलेटेड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोहा और इस्पात, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? एकाधिकार नहीं था। तो किस पर नहीं था एकाधिकार? गवर्नमेंट की मोनोपोली किस पर नहीं थी? लोहा और इस्पात पर, स्टील पर नहीं थी। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आपके आ सकता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दूसरा, भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन कहां पर आयोजित आपके किया गया है? ठीक है, तो ये जनरली ज्यादातर सम्मेलन दोस्तों कैपिटल में होते हैं आपके। कहां होते हैं दोस्तों? राजधानी कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, वेयर वाज द सेकंड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो आपके वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। विश्व में अंतरराष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए? ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, है ना, ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड? तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये मनाया जाता है दोस्तों कब? आपके 1 अक्टूबर को। वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है कब? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर दोस्तों 2024 का SAFF पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये किस गेम की बात हो रही है। तो दोस्तों SAFF की फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा अगर आपको पता हो तो। SA का मतलब है दोस्तों साउथ एशियन, और अगले F का मतलब है फुटबॉल, अगले F का मतलब है फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया ये टूर्नामेंट किसका है? फुटबॉल का। तो इसी साल 2024 का दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो अंडर 17 चैंपियनशिप है, कौन सी चैंपियनशिप है दोस्तों? अंडर जो 17 आपकी जो चैंपियनशिप है ये किसने जीती है? तो अगर ये पूछा जाए दोस्तों तो ये हाल ही में इस बार जीती है दोस्तों किसने? ये जीती है बांग्लादेश ने। किसने जीती है? ये दोस्तों इस बार जीती है किसने? बांग्लादेश ने जीती है। नेक्स्ट अगला,
इनमें से कौन सा देश दोस्तों 2025 में पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? मतलब पहली बार दोस्तों खो खो गेम होता ना, उसका वर्ल्ड कप होने जा रहा है और 2025 में ये होगा। और होगा कहां? तो इसका दोस्तों जो होस्ट कंट्री है, इसकी जो मेजबान कंट्री है, वो अपना इंडिया है। तो ये भी करंट का अच्छा क्वेश्चन है जो आप जरूर याद रखना। तो अगले साल दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला फुटबॉल क्या बोला, पहला जो खो खो का वर्ल्ड कप होगा वो कहां होगा? तो वो आपके इंडिया के अंदर होगा। उसको होस्ट कौन करेगा? इंडिया करेगा। नेक्स्ट अगला आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय आपका दिवाला और दिवालियापन बोर्ड जो IBBI है, उसने 1 अक्टूबर 2024 को अपना 8वां वार्षिक दिवस मनाया है। तो अभी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि IBBI उसके अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो IBBI के दोस्तों जो अध्यक्ष है वो है आपके रवि मित्तल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है 2024 में भी अपना 8वां दिवस मना रहा है दोस्तों, एनिवर्सरी। और अभी हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि जो IBBI है उसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों IBBI के अध्यक्ष है कौन? रवि मित्तल। बाकी नाम से पता चला है दोस्तों, कोई ऐसी कंपनीज वगैरह जो अपने आपको बैंकक्रप्ट घोषित कर देती है, तो उन सब के ऊपर काम करने वाला दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिसका नाम है भारतीय दिवालिया है, दिवाला नहीं होता है, दिवालिया होता है। ठीक है, भारतीय दिवालिया और दिवालियापन, आपका दिवाला और दिवालियापन बोर्ड। ठीक है, IBBI। तो इसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया 2016 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो दोस्तों रवि मित्तल है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IBBI का, तो इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन फ्यूचर में अगर इस टाइप के कभी क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।